Good morning, class 8th students. In last week, we successfully conduct our online test, that is PD test 1, and most of students doing very well in study and also done very well in PD test 1. So kindly update yourself, talk to your teachers, submit your work, and make a continuous effort in your study so you can properly engaged with your study, and there is not a single bit loss of your study of 8th class. So last time we studied about landslide, so here we go for another topic, that is the factors of soil formation and others factors of soil, and also the soil conservation and degradation of soil. So let's begin from here. Yes, first of all, do you know it takes hundred of years to just 1 centimeter of science. Yes, आपको पता है कि हजारों साल लग जाते हैं कि सॉइल को 1 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है उसको अच्छा होने में या उसको बढ़ने में। आप सोच सकते हैं, और हमें लैंड डिग्रेडेशन किस तरह से रोकना चाहिए, कैसे उसका सॉइल कंजर्व हमें बहुत बेहतर तरीके से करना चाहिए, किस तरह से उन चीज़ों को हमें इस तरह से सॉइल प्रोफाइल में करना चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर हो। जैसे आप देखते हैं कि नीचे मोटी मोटी परत वाली जो चीज़ें हैं वो पेरेंट रॉक में आती हैं, फिर कुछ येलोइश पार्ट है जो वेदर्ड रॉक मटेरियल वाला है, मौसम के अकॉर्डिंग जिस तरह का रॉक मटेरियल है उस तरह की चीज़ें हैं। फिर एक सेकंड अपर मोस्ट जो आता है वो सब सॉइल होती है सैंड के साथ, जिसमें सिल्ट भी होती है, गीली मिट्टी भी होती है, क्ले भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फाइनली लास्ट एक होता है टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जिसमें आप देखते हैं घास भी होती है और ह्यूमस जो मतलब प्राकृतिक खाद सड़ी हुई चीज़ों से बनने वाली जो चीज़ें होती हैं, तो टॉप मोस्ट लेयर होती है। और यही वो लेयर है जिसमें आप देखते हैं कि आपके जो क्रॉप्स हैं या अदर टाइप्स की जो वेजिटेशन है, प्रोडक्शन है, वो होता है। तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का कि हजारों साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल के ऊपरी लेयर को बनने में। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सॉइल को डिग्रेड ना होने दें। अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो सोचिए हमारे पास क्या रह जाएगा, बंजर ही बंजर होगा और हम कुछ करने लायक नहीं होंगे। सो इन लास्ट टाइम आई टेल यू टू ड्रॉ दिस फिगर 2.3। जिन लोगों ने इसे ड्रॉ नहीं किया है, जिन लोगों ने अभी तक इसके ड्रॉ नहीं किया है उन लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। मतलब जिन लोगों ने ये ड्रॉ नहीं किया है वो लोग को करना है, बस सिंपल सी बात ये है। ये पिक्चर ड्रॉ करना है, कलर करके ही करना है, और ये सारी चीज़ें जिन लोगों ने इससे पहले इस वर्क को कर लिया वो ना करें, जिन लोगों ने नहीं किया है वो सारे लोग करें इसको। और ये नेम्स भी आपको उसके साथ लिखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे कि सॉइल बनती है, उसका फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से राइज होता है। राइट द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर होते हैं वो होता है पेरेंट रॉक, मतलब कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो कहाँ से निकल के आया पहले तो वो, फिर उसके बाद वहाँ के जो क्लाइमेट फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जिसमें रेन से लेके अदर तरह के फैक्टर होते हैं, शाइन, सनशाइन and many other things. Other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation. अदर फैक्टर्स की बात करें तो टोपोग्राफी, वहाँ की बनावट कैसी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, चाहे पेड़ पौधे हों, जानवर हों, उनसे निकलने वाला वेस्टेज हो, और क्या टाइम लिया है उस वहाँ की मिट्टी को बनने में, कंपोजिशन किन चीज़ों से मिलके है। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये सारी चीज़ें से एक दूसरी जगह तक अलग है। आप राजस्थान को ही देख लीजिए, राजस्थान में एक हिस्से में डेजर्ट है, फिर उससे दूसरी तरफ आएंगे तो मिट्टी बिल्कुल अलग है, साउथ की तरफ जाएंगे राजस्थान में तो बिल्कुल अलग है, और जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ जाएंगे तो आपको मिट्टी बहुत अच्छी मिलेगी।
तो ये इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेंगी। अब जैसे ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन है, जैसे आप इसकी बात करें, वो सारे फैक्टर जो सॉइल फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, सबसे पहले पेरेंट रॉक है, रिलीफ फीचर्स हैं, फ्लोरा फाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टाइम है, क्लाइमेट है। अच्छा, सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि सॉइल को जो इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा एंड फाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइम एंड क्लाइमेट। अब हम ये तो समझें कि उसको और क्या क्या चीज़, मतलब जो हेडिंग्स हैं ये बड़ी बड़ी, पेरेंट रॉक, रिलीफ, टाइम, क्लाइमेट, इसको और पेरेंट रॉक में जैसे क्या बात करेंगे, पेरेंट रॉक में बात करेंगे डिटरमाइंस कलर, कलर की पहचान हो, टेक्सचर हो, किस तरह का उसके ऊपर की बनावट है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वहाँ पे किस तरह का पानी रहा है, किस तरह की वहाँ पे सॉइल में केमिकल रिएक्शंस होती रही, प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे पोटास कितना है ना, मैग्नीज कैसा है, और वो बहुत सारी चीज़ें। मिनरल मिनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मिनरल मतलब जैसे आपने देखा कई जगह कोयला ज़्यादा होता है, बॉक्साइट है, आयरन है, ये सारी चीज़ें हैं। और कंटेंट परमिलिटी, और मतलब किस तरह का कंटेंट है उसमें, ठीक है। रिलीफ फीचर में बात करें तो एल्टीट्यूड, मतलब कितना ऊंचाई वाली जगह पे है, कितना नीचाई वाली जगह पे है, स्लोप, ढलान कैसे हैं, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कि कहाँ कहाँ पे सॉइल जो है जम गई है, मतलब एक तरह से बैठ जाती है, ये रिलीफ फीचर्स होते हैं। फ्लोरा एंड फौना तो आप जानते ही हैं, प्लांट एनिमल्स की बात होती है। इफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमन फॉर्मेशन, सॉरी ह्यूमस, मतलब जो पेड़ पौधे, उनका सड़ना गलना, जानवर, उनका वेस्टेज और उनका बॉडी से निकलने वाली चीज़ें, फिर उनकी डेथ होने के बाद से वहाँ की सारी चीज़ों का होना, तो ये सारी चीज़ें इस फॉर्मेशन में आते हैं। क्लाइमेट में आप जानते हैं वहाँ का टेम्परेचर होगा, रेनफॉल होगा, उस वजह से जो वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन पर असर पड़ता है उसकी बात होगी। और टाइम की बात होगी कि जो थिकनेस है, मोटा, मतलब थिक, जो मतलब मोटाई है उसकी परत है सॉइल की, वो किस तरह से मतलब टाइम में बनती है। जैसे अभी आपने ऊपर देखा था कि 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर बनने में, आप खुद सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आए तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ये इतने पॉइंट्स हैं आपके, 1 2 3 और 4 और ये 5, इतने सारे पॉइंट्स हैं आपके पास। ओके, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो क्या क्या रीजंस ऐसे हैं कि आपको मिलेंगे कि जैसे सॉइल डिग्रेड घट रहा है, सॉइल का जो स्तर है वो गिर रहा है, और हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, उसके क्या कदम उठाए जाएं। देखिए, सॉइल इरोजन जो मिट्टी का कटना है और डिप्लेशन घटना, उसका मेजर खतरे हैं सॉइल को रिसोर्स के तौर पे ख़त्म करने के लिए। मतलब इन खतरों से हमें बचाना ही बचाना है। बोथ जो ह्यूमन है और नेचुरल फैक्टर्स हैं वो कई बार डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स को आगे बढ़ाते हैं। फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। अब वो सारे फैक्टर जिससे कि सॉइल का स्तर घटता है वो कौन कौन से हैं, जैसे जंगलों का अधिक कटना, ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा घास, चारागाह जो घास होती है उनको चर लेना, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, डीएपी खाद, यूरिया और तरह तरह के दवाब छिड़काव, उन सब सारी चीज़ों से बहुत नुकसान है। पेस्टिसाइड्स हों चाहे दवाई मारने वाली चीज़ हो, रेन वॉश हो या लैंडस्लाइड और फ्लड हो, बाढ़ हो, इन सब से हमारी मिट्टी का कटान बढ़ता है और मिट्टी का जो क्वालिटी होती है वो घटती है। अब ये तो हो गया बेटा डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, मतलब इस पूरे पैराग्राफ में डिग्रेडेशन वाली बात हो गई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब यहाँ से आएगा सब मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। जो सॉइल कंजर्वेशन के मेथड हैं वो कौन कौन से हैं, उन चीज़ों को बताया, ज़रा देखें तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड करके भी समझ सकते हैं। फर्स्ट है मल्चिंग, द बियर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉस हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। कहते हैं कि जो पूरा एक खाली ग्राउंड है अगर वहाँ पौधों से कवर कर दिया जाए तो वहाँ की जो लेयर है ऑर्गेनिक मैटर, जो स्ट्रॉ मतलब उसकी घास फूस होती है, तो वो वहाँ पे ना उस मॉइस्चर को बरकरार रखती है। वो सारी चीज़ें वहाँ जो हैं उस पर सही हो सकती हैं। काउंटर बैरियर्स हैं, स्टोन, ग्रास, सॉइल को यूज़ कर सकते हैं बैरियर बनाने के लिए। ट्रेंचेस को हम बना सकते हैं और जिससे कि बैरियर हो जाए वहाँ पे और एक वाटर कलेक्ट हो जाए पूरे एक एरिए में। तो इस तरह से वो वहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि उस पूरे एरिया की मिट्टी जो है सही हो जाए। रॉक डैम है,
आप पत्थरों से उसको जोड़ करके स्लो डाउन जो एरिया होते हैं बहने के, वहाँ पे उनको रोक सकते हैं, जिससे कि वहाँ गली बन जाएंगी। और जो सॉरी गली गली मतलब जैसे आपने देखा है नदी बह रही है तो उसकी बहुत सारी हिस्सों में धारा टूट जाती है, तो उन चीज़ों से बच जाएगा। अगर हम ये घाटी है, ये घाटी अगर हम बीच में यहाँ पे कुछ बना दें, इसको वहाँ पानी स्टोर कर दें और अच्छे से निकल ले दें, तो जो बाकी सॉइल लॉस है वो उससे होने से बच जाएगा। देखिए बेटा, ये काउंटर फ्लोइंग है, ये टेरेस फार्मिंग है। टेरेस मतलब सीढ़ीदार खेतियाँ होती हैं, जहाँ जहाँ जिस हिस्से पे आप देखते हैं जगह मिली वहाँ वहाँ ही करते जाते हैं। काउंटर फ्लोइंग को आप देख रहे हैं इस तरह से बाउंड्री और वो सब कर रखा है, ढक रखा है सारी चीज़ों से, ताकि उससे जो है हमें बच सकें। टेरेस फार्मिंग है, शेल्टर बेल्ट्स हैं, पेड़ पौधों को लगाना किनारे पे ताकि कटाव रुक सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। टेरेस फार्मिंग है, स्लो स्पेस को ग्रो की जाती हैं क्रॉप्स को, ठीक है। तो इससे भी क्या है, सॉइल इरोजन और सरफेस जो है इरोजन कम होता है। इंटरक्रॉपिंग है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, मिट्टी को बचाने के लिए कई बार दो फसलों के बीच में आप गैप छोड़ें, रेन वॉश और उस चीज़ों से बचने के लिए, तो वो चीज़ भी ठीक है। काउंटर फ्लोइंग है, शेल्टर बेल्ट्स है, ये इस तरह के कई सारे जो आपको उपाय बताए गए हैं। अब ये बताया गया है कि एग्जांपल के तौर पे कि किसी प्लेट में अगर आप घास उगा दें और ऊपर से पानी डालें तो पानी पानी नीचे गिरेगा, लेकिन नॉर्मल अगर किसी में घास बहुत के ऊपर से पानी डालें तो मिट्टी मिट्टी भी जो है उसमें गिर जाएगी। तो कहने का मतलब है इस तरीके से सॉइल इरोजन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस तरीके से आप सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं अपने आसपास की ज़मीन को। एक्टिविटी दी हुई है। Do you know? In 1975, the consumption of the water for human use was 3850 cubic kilometer per year. It showed to more than 6000 cubic per year in the 2000. ये जब 2000 में 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर हो गया है, तो सोचो आज 2020 में कितना हो गया होगा बेटा, आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। उधर के आप 25 ईयर जोड़ लीजिए, तो उधर के सिर्फ 20 ईयर्स ही जोड़ लीजिए। मुझे लगता है अभी 6000 का 12000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर हो गया होगा। ठीक है, वाटर की बात करें, वाटर के लिए सारी लड़ाइयाँ हैं, वाटर के लिए सब कुछ हमेशा से बहुत कॉम्प्लिकेट रहा है कई जगहों पे, और वाटर को लोग जो मिसयूज़ करते हैं वो भी बहुत गलत है। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बहुत बड़ा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। 3/4 जो अर्थ का है वो कवर्ड है पानी से, यानी 75%। इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लानट, इसीलिए हम अपने अर्थ को वाटर प्लानट कहते हैं। It was in the primitive oceans that life begins almost 3.5 billion years back. कहते हैं कि ये जो ओशियन बनने की कहानी है वो 3.5 बिलियन ईयर्स पीछे है। 1 बिलियन में बेटा 10 करोड़ साल होता है, यानी कि 35 करोड़ ईयर से ज़्यादा। Even today the oceans cover 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. और आज की बात करें तो अर्थ जो है आपका सरफेस एक बहुत वैरायटी प्लांट्स के और एनिमल्स को कवर किए हुए है। 2/3 की बात हो रही है यहाँ पे। The ocean water is however saline and not fit for human consumption. वो बहुत खारा है और उसको हम यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। कहते हैं फ्रेश वाटर हमारे यहाँ सिर्फ 2.7% है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। और इस 2.7 में सबसे ज़्यादा जो साफ़ पानी है वो बेटा आपके शीट्स में है, आइस शीट्स के जरिए ग्लेशियर्स में है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड में, माउंटेन रीजन्स में बस। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। अब प्रॉब्लम ये कि अंटार्कटिका हो चाहे माउंटेन रीजन हो, ग्रीनलैंड है, हम वहाँ आसानी से जा तो सकते नहीं हैं, इसीलिए हम वहाँ से पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो बड़ा हार्ड होता है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। केवल 1% पानी ही फ्रेश वाटर का अवेलेबल है और फिट है ह्यूमन यूज़ के लिए। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में हो सकता है, सरफेस वाटर रिवर और लेक्स में हो सकता है, और वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में हो सकता है। ए ड्रिपिंग टैप वेज 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। अगर एक टैप जिससे कि पानी टपकता रहता है टपकता रहता है टपकता रहता है, तो कहते हैं कि पूरे साल भर में 1200 लीटर पानी वेस्ट कर देता है। अब आप सोच के देखिए कि 1200 लीटर पानी की कीमत कितनी है। हमें कहीं भी अपने आसपास अगर इस तरह के नल खुले हुए या कोई चीज़ ऐसी दिख जाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको बंद कर दें। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा कीमती धातु है
धातु तो नहीं कहेंगे, सबसे कीमती चीज़ है इस धरती पे। वाटर को ना तो आप ऐड कर सकते हैं ना घटा सकते हैं अर्थ से, इसका टोटल वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और जो इट्स अबिडेंस ओनली सीम टू वेरी बिकॉज इट इज़ एन कांस्टेंट मोशन साइकिलिंग थ्रू द ओशियंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ evaporation, precipitation एंड रन ऑफ। दिस इज एन अर्ली नोटेड रेफर टू द वाटर साइकिल। अब क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है, व्हाट इज़ वाटर साइकिल? तो ये वहीं से स्टार्ट होता है। इट वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट्स अबेंडेंस ओनली सीम टू वेरी, हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देता है मोशन में, साइकिल्स के जरिए ओशंस में, फिर एयर, लैंड और फिर बैक आता है प्रोसेस में, उससे भाप बनती है, फिर उसका ठंडा होना होता है, फिर वो ठंडा होकर फिर बारिश करता है। इस पूरे सिस्टम को हम वाटर साइकिल कहते हैं, आप याद रखिएगा। ओके, ये एक्टिविटी है और कहते हैं कि हर एक शहरी इंडियन करीब 150 लीटर पानी खर्च करता है डेली, जिसमें से गार्डनिंग 23 और पानी धोना, कपड़े धोना, फ्लशिंग में, बाथिंग में, कुकिंग में और ड्रिंकिंग में इतना इतना लीटर्स पर पर्सन डेली चला जाता है। तो आप सोच के देखिए, जब इतने यूज़ में इतना पानी जाता है तो और चीज़ों में कितना पानी जाता होगा। ह्यूमंस यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ पानी पीने के लिए यूज़ नहीं करता है, वो ड्रिंकिंग, वॉशिंग ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं प्रोडक्शन के जिनमें यूज़ करता है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, बिजली बनाने के लिए, जिससे कि वो डैम्स को रिज़र्व करता है वहाँ पे और यूजेस को बढ़ाता है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड फूड की बहुत बढ़ रही है, क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ रही है, शहरीकरण यानी शहर बनते जा रहे हैं, स्टैंडर्ड जो है राइज होता जा रहा है, तो उससे क्या है, फ्रेश सप्लाई की वाटर जो है वो है समस्या आ रही है। ओवर ड्यू टू ड्राइंग ऑफ वाटर सोर्स फॉर वाटर पॉल्यूशन, और जहाँ ज़्यादा यूज़ हो रहा है वहाँ वाटर पॉल्यूशन की समस्या हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अजीब अजीब सी हो रही हैं अगर आप देखें तो। वो स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो फिर पानी का वेस्टेज और उससे क्या संबंध है, आप भी सोच सकते हैं ये वाली बात। ये डू यू नो है बेटा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट? वाटर मार्केट के बारे में सुना है? अमरेली एक सिटी है सौराष्ट्र रीजन में, गुजरात में, जिसकी 1.25 लाख की पॉपुलेशन है, कम्प्लीटली डिपेंडेंट है परचेजिंग वाटर पे जो पास के ताल्लुकात से आती है। आप सोच के देखिए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं वाटर अवेलेबिलिटी की, दुनिया में पानी की क्या हालतें हैं। बहुत कमी है पानी की दुनिया में। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका, एंटायर ऑस्ट्रेलिया फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। हाँ, पूरा ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही डेजर्ट ही है, माउंटेनियस रीजन है। पूरा ऑस्ट्रेलिया में आपको ये सब फ्रेश वाटर हर जगह नहीं मिलेगा। कंट्री जो कि क्लाइमेट जोन पे हैं, जहाँ सूखे की समस्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पानी बहुत ख़तरनाक स्तर पे है, तो वाटर शॉर्टेज जो है वो वेरिएशन ले आती है बहुत सारी चीज़ों की। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ओवर एक्सप्लोटेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, और कंटेमिनेशन है वाटर रिसोर्सेज का, मतलब गंदगी वाली जगहों का जम जाना, पानी का जम जाना, उससे जो है साल भर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि रिवर यमुना जो है कूड़े करकट में बदली हुई है, एकदम गंदगी से ढली हुई है। ये इंसान है जिसने ये सब चीज़ें गलत की हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन की बात हो रही है। एक्सेस टू क्लीन एडिक्वेट वाटर सोर्सेज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। अगर आज दुनिया की बात करें तो सही मात्रा में और साफ़ पानी की उपलब्धता सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो स्टेप्स लिए गए हैं कि कंज़र्व कर सकें वो बहुत सारे हैं, रिन्यूएबल सोर्स की तरह ओवर यूज़ ना करें, पॉल्यूशन से चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। और जो डिस्चार्ज करते हैं हम बहुत सारे स्ट्रीट सीवेज प्लांट का, एग्रीकल्चर केमिकल्स का, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट का वाटर बॉडीज़ में, जैसे यमुना में हर तरह का पानी जा रहा है, इंडस्ट्री का, वेस्ट सीवेज का, अलग अलग चीज़ें, तो पूरा का पूरा ही रिसोर्स वो ख़त्म कर रही हैं। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स, और वो पॉल्यूट कर रही हैं वाटर को नाइट्रेट्स के ज़रिए, मेटल्स के ज़रिए और पेस्टिसाइड्स के ज़रिए। ये सारी चीज़ें हैं। ये वाटर स्प्रिंकलर है, आप देखते हैं, इससे थोड़ा सा फसलों में पानी का बचाव और पानी का मोस्ट ऑफ जो बचाव है हो जाता है और फसल को पानी भी मिल जाता है। अब बहुत सारे केमिकल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं कि आप उनको दोबारा से सही नहीं कर सकते, वो ख़तरनाक ही होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडीज़ में चले जाएं, पानी के किसी जरिए चली जाएं तो बीमारियां तो फैलेंगी। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दिस इन्फ्लुएंस
सुटेबिलिटी बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़। अब बात यह है कि वाटर पॉल्यूशन जो है उसे कंट्रोल करें साफ़ करके, ताकि वाटर बॉडी में पहुँचे, तो इससे अच्छा है कि जो इंसान के शरीर में पहुँचे उससे पहले अच्छा है कि वो हम उसको साफ़ कर लें, उसको अच्छे से ट्रीट कर लें। ओके क्लास, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे तो इससे आगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉरेस्ट से आपकी बात होगी और आगे जो और टॉपिक है उनके बारे में हम जानेंगे। थैंक यू।